हेलो मेरे प्यारे, आप सभी लोगों को हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। देखिए मेरे प्यारे, मैं आपको सीबीएसई के साथ-साथ यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की मैं क्लास लगातार दे रहा हूं। और मैं कल आपको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के सभी प्रकार के गुणों को हमने पढ़ाया। आप लोग न देखे होंगे तो उसको आप देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। और आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए कुछ चीज़ें, जैसे आपको कल हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था, तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के बाद कुछ बातें हैं, जैसे कुछ वस्तुएँ होती हैं। आपकी कुछ वस्तुएँ जैसे आपकी होंगी कुछ, जैसे दिया जाए पारदर्शी वस्तु क्या है और पारभाषक क्या है और अपारदर्शी क्या है। यानी कि पारदर्शी क्या है और पारभाषक, और यहाँ पर दूसरा अपारदर्शी। तो पारदर्शी के लिए आप लोग मेरे प्यारे समझिएगा, जिसमें मतलब ऐसी वस्तु जिसमें क्या होता है, प्रकाश जो है वह आर-पार हो जाए। यानी कि जिस वस्तु के द्वारा प्रकाश का वो आर पार हो जाए, वो वस्तुएं क्या होती हैं, आपकी पारदर्शी होते हैं। जैसे कह दिया जाए कांच। आप कांच को देखे होंगे, जब टार्च को जलाते हैं, टार्च में जो आपके यहाँ पर कांच लगा होता है, तो ये प्रकाश क्या होता है, कांच को पार करके बाहर की ओर निकल जाता है। तो ये जो आपका कांच होगा, ये मेरे प्यारे क्या है, आपका पारदर्शी है। और अपारदर्शी का मतलब होता है जिसमें प्रकाश पार नहीं होता है। यानी कि प्रकाश क्या होगा, आर पार ना हो। प्रकाश आर पार जब नहीं होगा जिस वस्तु से, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम अपारदर्शी बोलेंगे। और यहाँ पर पारभाषक जो है, पारभाषक में क्या होता है, प्रकाश आंशिक रूप से पार होता है। इससे आंशिक रूप से पार होता है। यानी कि पारदर्शी प्रकाश क्या होता है, संपूर्ण प्रकाश पार होता है, संपूर्ण प्रकाश का भाग पार हो जाता है। लेकिन पारभाषक में क्या होता है, प्रकाश आंशिक रूप से पार होता है। अपारदर्शी प्रकाश आर पार नहीं होता है। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। देखिए जब इसको पढ़ते हैं तो सीधा सा आपको पहुंचना है दर्पण। जो आज मेन पॉइंट आपका है वो दर्पण है। देखिए दर्पण होता क्या चीज है, दर्पण मतलब आप लोग देखे होंगे होता है शीशा। दर्पण क्या होता है, शीशा, है ना। देखिएगा शीशा क्या होता है, आपको अगर डिफिनेशन की बात करें, शीशा क्या होता है, ये एक कांच का भाग होता है, एक कांच का भाग होता है। और इस कांच के भाग को क्या करते हैं, एक साइड हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और दूसरा साइड हम वैसे छोड़ देते हैं। यानी एक साइड हम पॉलिश करेंगे और दूसरा क्या करते हैं, वैसे हम छोड़ देते हैं। तो मेरे प्यारे क्या बन जाता है, शीशा बन जाएगा। तो जिधर हम पॉलिश करते हैं, ये तो आपका क्या होता है, पॉलिशदार पृष्ठ हो जाता है। पॉलिशदार पृष्ठ होगा, या इसको कहते हैं कलाई कर देते हैं। लेकिन जिधर हम पॉलिश नहीं करते उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, वहां पर उसको परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे जैसे आपके पास कोई एक शीशा है। अब शीशा क्या होता है, देखे होंगे शीशा के एक साइड क्या होता है, पॉलिश होता है, और दूसरे साइड क्या होता है, हम जिस साइड अपना मुंह देखते हैं, चेहरा देखते हैं, वो पृष्ठ क्या होता है, आपका परावर्तक होता है। परावर्तक पृष्ठ हम इसलिए कहते हैं कि जहां से प्रकाश क्या होता है, परावर्तित हो। जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है या प्रकाश परावर्तित होगा, उस पृष्ठ को मेरे प्यारे क्या बोलते हैं, हम परावर्तक पृष्ठ के नाम से जानते हैं, जो कि आपने परावर्तन में पढ़ लिया था। अब यहाँ पर जब आपको परावर्तक पृष्ठ के बारे में पता चल गया कि दर्पण क्या होता है, आप बताएंगे दर्पण एक कांच का भाग होता है जिसका एक साइड पॉलिश और दूसरा साइड क्या होता है, परावर्तक होता है, उसको हम दर्पण के नाम से जानते हैं। लेकिन बात यह है कि जो यहाँ पर मेरे प्यारे दर्पण है, ये दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। ये दर्पण मेरे प्यारे कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। सबसे पहला काम यहाँ पर लिखते देखिएगा, दर्पण। दर्पण दो प्रकार के हो गए, एक आपका होता है समतल। बच्चे पर कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, उससे अगर पूछो कि दर्पण कितने प्रकार के होंगे, वो दो बताएंगे, लेकिन एक आपका उत्तल, दूसरा क्या बता देते हैं, अवतल बता देते हैं। लेकिन नहीं, दर्पण मुख्यतः आपके दो प्रकार का होता है, एक समतल होगा, दूसरा मेरे प्यारे क्या होता है, गोली होगा। और यहाँ पर गोली के दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें आपका एक उत्तल मिल जाता है, उत्तल दर्पण, दूसरा आपका मिलता है अवतल दर्पण। एक आपका उत्तल दर्पण मिल गया मेरे प्यारे, दूसरा क्या होगा, आपका अवतल दर्पण मिल गया, है ना। अब देखिएगा समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण के बारे में थोड़ा कम ध्यान देंगे। अब समतल दर्पण क्या होता है कि ये समतल कांच का बना होगा, ये समतल कांच का भाग होता है, कांच का भाग होता है, जिसका एक साइड, जिसे एक तरफ पॉलिश
तथा दूसरी तरफ परावर्तक होता है। क्या होता है? परावर्तक होता है। उसको हम क्या बोलेंगे? समतल दर्पण को हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण को समझने के लिए आपको ध्यान दीजिएगा, ये जो गोली दर्पण होता है मेरे प्यारे, ये गोली कांच का बना होता है। किसका होगा? गोली कांच का बना होता है। जैसे आपको यहाँ पर मैं एक फिगर बना दे रहा हूं, ये एक मिनट। जैसे आपको ये गोला किसका बना होगा? गोली कांच का बना होगा। इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। अब आपने देखा कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण समतल कांच का बनता है, लेकिन हाँ, जो गोली दर्पण होता है, ये गोली दर्पण आपका मेरे प्यारे गोली कांच का बना होता है, कि इसीलिए इसको हम गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। ये प्लेन मिरर, ये आपका स्फेरिकल मिरर। अब देखिएगा, ये आपको बनाने के लिए क्या करते हैं, जब किसी गोली दर्पण को क्या करते हैं, यहां से हम इसको काट कर देंगे। जब यहां से इसको क्या करेंगे? कट करेंगे। तो क्या करेंगे? यहां से हम जब इसको कट करते हैं, तो जो आपको ये वाला भाग मिल पा रहा है, यहां से लेकर के यहां तक, यानी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये वाला जो भाग आपको मिला, ये तो आपका समतल का गोली दर्पण का भाग हो गया। अब इस गोली दर्पण को जब हम क्या करते हैं, एक बार अंदर से पॉलिश करेंगे, और इसी भाग को जब मेरे प्यारे एक बार हम पॉलिश करेंगे, तो ये इसके दो भाग मिल जाते हैं। जब आपका अंदर वाला भाग क्या होगा? पॉलिश होगा, और बाहर वाला भाग क्या? उभरा हुआ भाग, इसको बोलते हैं उभरा भाग। उभरा भाग क्या होता है मेरे प्यारे? जब ये क्या होता है? परावर्तक होगा। परावर्तक होगा तो इस दर्पण को बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल बोलेंगे। ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण क्या होगा? जब अंदर वाला भाग क्या होगा? पॉलिशदार होगा, और उभरा हुआ जो भाग है मेरे प्यारे, ये क्या होगा? परावर्तक होगा। तो आपका क्या कहलाएगा? उत्तल कहलाएगा। लेकिन हाँ, जब ये दबा हुआ भाग, अंदर वाला भाग क्या होगा? परावर्तक हो, और उभरा हुआ भाग क्या हो? पॉलिश किया गया हो, तो इस दर्पण को हम बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। ये क्या होगा? अवतल दर्पण। अब जैसे गोली दर्पण की डिफिनेशन आपको बताना होगा, क्या बोलेंगे? गोली दर्पण किसी गोले कांच का भाग होता है। ध्यान दीजिएगा, गोली दर्पण क्या होता है? किसी गोली कांच का भाग होता है, जिसका एक साइड पॉलिश तथा दूसरी साइड क्या होता है? परावर्तक होता है। उसको हम गोली दर्पण के नाम से जानते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? अब एक बात देखिएगा, उत्तल दर्पण हमने बताया। उत्तल दर्पण क्या होता है? उभरा भाग पॉलिश, उभरा भाग क्या होता है? उभरा भाग परावर्तक होता है। दबा भाग क्या होता है? पॉलिश होता है। इसका सेम अपोजिट आपका अवतल में होता है। उभरा भाग पॉलिश, और दबा हुआ भाग क्या होता है? इसमें परावर्तक होता है। जैसे ये वाला दबा भाग है, ये वाला भाग उभरा हुआ होता है ना? अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कि जो आपका समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण तो आपका होगा जिसमें आप डेली अपना फेस देखते हैं, जिसमें आप डेली अपना फेस देखते हैं, बाल वगैरह कंघी करते हैं, तो उस समय आपको जो दर्पण दिखता है, वो आपका समतल दर्पण होता है। क्या होगा? समतल दर्पण होगा। अब समतल दर्पण के कुछ पॉइंट हैं, जिसको हम लोग पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। देखिए, समतल दर्पण के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। समतल दर्पण, जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर। देखिए, समतल दर्पण हो गया, होता क्या चीज है? जो है समतल कांच का भाग होता है, आपको पता ही होगा। अब मान लीजिए आपके पास ये एक समतल दर्पण है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात को समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे। ये क्या है? एक समतल दर्पण है, जिसका एक भाग पॉलिश किया गया, और दूसरा भाग क्या है? परावर्तक। इसका एक भाग क्या है? पॉलिश है, दूसरा भाग मेरे प्यारे क्या है? परावर्तक है। ये समतल दर्पण है आपका एक। ठीक। आप यहाँ पे क्या है? खड़े हैं। आप क्या है? यहाँ पे खड़े हैं। सपोज दैट आप ये हो, और यहाँ पे क्या है? खड़े हो। ये आप हो, है ना? अब आपकी ऊंचाई कितनी है मेरे प्यारे? एच है।
ये जो है ये आपको वस्तु या ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे? वस्तु बोलेंगे या ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब जब ये व्यक्ति किसी समतल दर्पण के सामने जाता है तो आपको क्या ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति क्या दर्पण के पीछे छिपा हुआ है। इसका प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है, यानी इसका जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होता है? दर्पण के पीछे आपको दिखाई देता है। आप याद करिएगा, इसका जो प्रतिबिंब है क्या होता है मेरे पे? दर्पण के पीछे दिखाई देता है। आप किसी दर्पण के सामने जब जाते हो ऐसा लगता है आपका जो प्रतिबिंब आप दर्पण के पीछे हो। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है ना? दर्पण के पीछे बनेगा। और एक बात याद कर लेना, दर्पण के पीछे हो गया। दूसरी बात यह है कि जितने बड़े आप होते हो मेरे प्यारे, यहां पर एक बात समझ लेना, जितने बड़े आप होते हो, अगर आपकी ऊंचाई यच है, जितना बड़ा मेरा फेस होता है उतना बड़ा फेस आपको दर्पण में दिखाई भी देता है। कहने का मतलब ये है, ये तो आपका वस्तु है, ये क्या होता है? उसका प्रतिबिंब होता है। ये क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। तो दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर क्या होता है? आपका प्रतिबिंब होता है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होता है। यदि वस्तु की ऊंचाई यच है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होगी? यच डैश, दोनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी। यानी कि अगर जो वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई यच है तो ये प्रतिबिंब मान लीजिए यच डैश है, तो दोनों आपस में यच बराबर क्या होगा? यच डैश होगा। आप देख लीजिएगा, जाइएगा किसी के सामने और देखना कि आपका जितना बड़ा फेस है या आपकी जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई आपको शीशे में दिख रहा है, या उससे छोटा या बड़ा दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और आप लोग देखे होंगे कि दर्पण के जैसे आपका ये शीशा है, ये दर्पण है, तो जैसे जैसे हम दर्पण से नजदीक जाते हैं वैसे वैसे आपका जो इमेज होता है, दूसरा वाला हाथ भी आपका क्या होता है? दर्पण के निकट आता है। और जैसे हम दर्पण को टच कर लेते हैं, आपका हाथ भी क्या कर लेता है? वो वाला आपका जो प्रतिबिंब होगा उसको टच कर लेता है। जैसे ये है, मैं उधर से आता हूँ, आपका इमेज, अब जैसे जैसे हम दूरी जाते हैं दर्पण की वजह से हमारा हाथ भी ये भी क्या होता है? दूर जाता है। और एक कंडीशन ऐसे आपको उस दर्पण को टच कर लोगे, आपका जो इमेज होता है वो भी दर्पण को आपको टच कर लेता है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे, यहाँ पर जो समतल दर्पण में होता है, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी यू हमेशा प्रतिबिंब की दूरी भी के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि यू बराबर क्या होता है? हमेशा भी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ इमेज। दोनों क्या होते हैं? आपस में मेरे प्यारे यहाँ पे बराबर होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये वस्तु की दूरी u जो है, ये प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इस बात को आपको ध्यान दे लेना है। दूसरी बात यह है कि जो इसे प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब जो होगा मेरे प्यारे, वह बनता है आभासी। क्या बनेगा? आभासी और सीधा बनता है। अब बात यह है सर कि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पहचाने कैसे? देखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त करते हैं। लेकिन आभासी प्रतिबिंब, इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं करते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे आप जब शीशे के सामने जाते हो तो जब तक शीशे के सामने आप रहोगे तभी तक आपका प्रतिबिंब दिखेगा, और जैसे आप शीशे से हट जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब नहीं दिखता है। तो क्या आपको प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हुआ? नहीं। इसलिए ये प्रतिबिंब आपको क्या है? आभासी है। अब जैसे आपके पास एक फोन है, अब आपके पास मान लीजिए मेरे प्यारे क्या एक फोन है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जब मैं अपनी सेल्फी लेना चालू करता हूँ, आप यहाँ देखेंगे जब मैं सेल्फी ले रहा हूं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब तक मैं इसके सामने हूं तभी तक मेरा प्रतिबिंब दिखा, और जैसे हटेंगे क्या मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम आभासी बोलेंगे। लेकिन अगर मैं जब तक शीशे के सामने हूं, हटने के बाद ऐसे मान लीजिए मैं फोटो खींच कर लूंगा, तो अब देखेंगे हमारा जो प्रतिबिंब है इस फोटो आपके फोन में दिखना चालू, ये आपका हमारा प्रतिबिंब मैं हूं या नहीं हूं, लेकिन मेरा प्रतिबिंब दिखने लगा। तो यानी कि पर्दे पर मैंने प्रतिबिंब को प्राप्त कर लिया। इस प्रतिबिंब को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? वास्तविक। अगर मैं जब तक वह दर्पण के सामने हूं
तभी तक प्रतिबिंब दिखेगा तो आपका क्या होगा, आभासी। और मैं हूं या नहीं हूं उसके बाद भी आपका प्रतिबिंब दिखेगा, उसको क्या बोलेंगे हम मेरे प्यारे, उसको बोलते हैं वास्तविक। तो आपको पता होगा जब आप समतल दर्पण पर जब आप बाल वगैरह झाड़ने जाते हैं, देखे होंगे जब तक आप सामने रखो तो मैं तो दिख रहा हूं अच्छा सा, और जैसे हटेंगे आपका प्रतिबिंब गायब हो जाता है, आभासी है। दूसरी बात, एक बात याद कर लेना, वाव आसी। वाव आसी, वा मतलब होता है वास्तविक, मतलब होता है उल्टा। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। आ से होता है आभासी, और सी से क्या होता है मेरे प्यारे, सीधा। कहने का मतलब यह है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। याद करिएगा, वास्तविक हमेशा उल्टा होगा, आभासी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई। अब आगे की ओर चलते हैं। एक चीज यहां से पर आपसे और पूछा जाता है, ये पूछा जाता है किसी समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो कितने हाइट के दर्पण की आवश्यकता होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कोई आपकी यच वस्तु है, एक यच ऊंचाई की वस्तु है, मान लीजिए एक आपकी कोई यच ऊंचाई की वस्तु है। इस यच ऊंचाई की वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, अपना पूरा प्रतिबिंब देखना होगा। जो दर्पण की आवश्यकता होगी, दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए यच बाई टू। कितना होनी चाहिए, यच बाई टू। अगर वस्तु की ऊंचाई 10 मीटर है तो जो दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए मेरे प्यारे वह 10/2 यानी कि 5 मीटर होना चाहिए। सीधा सिंपल बात याद कर लेना कि हमेशा पूर्ण प्रतिबिंब देखने के समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु के आधी ऊंचाई के प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है। यहां तक आपको ध्यान देना है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। जो आपका यहां पर दो दर्पण के दो भाग मिले हुए थे, गोली दर्पण की ओर। तो हमने बताया कि गोली दर्पण क्या होता है, एक आपका उत्तल होगा, दूसरा आपका क्या होता है, अवतल होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, है ना। अब यहां पर हमने एक चीज और आपको बताया था कि सपोज दैट आपके पास ये आपका एक गोला है। समझने का प्रयास करना, क्योंकि सभी डिफिनीशन आपको यहीं पर आज क्लियर हो जाएगी। जब ये आपका एक गोली कांच है, इस कांच को हम क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे। इसको हम क्या काटेंगे, आपको ऐसे भाग मिल जाता है ना, ऐसे भाग मिलेगा। लेकिन देखा जाए ये आपका जो कांच था, कांच का यहाँ पर कोई ना कोई एक सेंटर रहा होगा जिसको हम बोलते हैं, या हम इसको बोल दे रहे हैं सी। क्या बोल दे रहे हैं हम, सी बोल दे रहे हैं। क्या बोले मेरे, सी। अब देखिएगा इसी भाग को हम यहां से हटा दे रहे हैं, ये वाला भाग हम यहां से हटा दे, या मैं फिर बना दे रहा हूं। ये आपका अवतल दर्पण बन गया। तो जब ये वाला भाग आपका मिटेगा तो क्या होगा कि इस दर्पण के ध्रुव, इसको बोलेंगे दर्पण केंद्र, और ये आपका जो भाग होगा इसको दर्पण का ध्रुव पी बोलते हैं। तो केंद्र से, केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ध्यान देना, मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। पॉइंट को समझिएगा, यानी कि केंद्र से होकर दर्पण के ध्रुव से होकर जाने, केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। हर एक पॉइंट समझिएगा, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे। हमने आपको बताया कि ऐसी रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और इसके ध्रुव से होकर जाती है उसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। दूसरी बात आपका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जो होता है आपको याद होगा, दर्पण जिस गोली कांच का बना होता है, दर्पण जिस गोली कांच का भाग होगा या जिस गोली कांच का बना होता है, उस गोली कांच का केंद्र, उस गोली का केंद्र ही क्या होगा, दर्पण का केंद्र कहलाता है या दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर समझिएगा, ये जो आपका दर्पण है जिस गोले का बना हुआ था, इसका जो केंद्र था, यही केंद्र इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो आपको वक्रता केंद्र की डिफिनीशन पता चल गई। अब आगे की ओर देखें, वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता वक्रता त्रिज्या, देखिएगा दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी
ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? इसके P के बीच की दूरी के मेरे प्यारे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। हम यहां पर लिख देंगे C और P के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से हम प्रदर्शित करते हैं। इसको कैपिटल R से हम प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे? दर्पण का ध्रुव। अब ये देखिएगा, दर्पण का ध्रुव क्या है? मतलब दर्पण के मध्य बिंदु जहां से होकर के प्रिंसिपल एक्सिस, जहां से होकर मुख्य अक्ष क्या होती है? जाती है, या मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और इसको हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसको कैपिटल P से मेरे प्यारे प्रदर्शित करते हैं। इसको भी आपको नोट कर लेना है। अब यहीं पर आपको मिलेगा, यहीं पर एक चीज और मिलेगा, फोकस या मुख्य फोकस। तो सिंपल से डिफिनीशन आपको याद कर लेना है, वक्रता के मध्य बिंदु को, वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं, वो मुख्य फोकस कहते हैं। उसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी यानी कि हम यफ कहते हैं। अब यहां पर देखिएगा, ये तो आपकी क्या थी? वक्रता त्रिज्या थी। अब वक्रता त्रिज्या, इस मध्य बिंदु को हम फोकस कहेंगे, और फोकस का इसके बीच की दूरी क्या बोलेंगे? हम फोकस दूरी यफ के नाम से जानते हैं। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे की ओर चलते हैं, और कुछ पॉइंट हैं। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। दर्पण द्वारा, वो भी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम ये जो आपका टॉपिक होगा, इस टॉपिक को हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि अगर आप जब नियम पढ़ेंगे तो यही से प्रतिबिंब की स्थितियां को भी हम आपको आसानी के साथ बता देंगे, है ना। इसलिए आप लोग आज का काम यही है कि जो भी आपको पॉइंट बताया गया है, जो भी आपको पॉइंट पढ़ाया गया, इसको नोट करिएगा, हर एक पॉइंट को जानिएगा, है ना। उसके बाद जो आपका प्रतिबिंब बनाने की स्थितियां होगी, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब बनाने के जो नियम होगा, इन सभी के बारे में हम चर्चा कल करेंगे। और आज की क्लास सिर्फ यहीं तक होगी। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपको आपके अगले क्लास तक। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो मेरे प्यारे, आप लाइक शेयर अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे वो भी जुड़े और अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।